Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. Today we will continue with Unit 1. पिछले क्लास में हमने देखा कि जर्मनी का राजा जर्मनी को अनाथ छोड़कर हॉलैंड भाग जाता है और फिर उसके पापों का प्रायश्चित वाइमर रिपब्लिक को करना पड़ता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइले किसे साइन करना पड़ा? वाइमर रिपब्लिक को साइन करना पड़ा, है ना? एलाइज ने तो बड़ी आसानी से जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहरा दिया, जबकि युद्ध का ठीक रहा तो राजा के सर फूटना चाहिए था। युद्ध में जो जान माल का नुकसान हुआ उसका दोषी तो हॉलैंड में मजे से बैठा था। 6 बिलियन पाउंड्स की व्यवस्था तो वाइमर रिपब्लिक को करना था। इधर वाइमर रिपब्लिक से देशवासी भी नाराज थे। बहुत सारे लोग न केवल हार के लिए बल्कि वर्साइले में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर रिपब्लिक को जिम्मेवार मानते थे। वाइमर रिपब्लिक की समस्या यहीं खत्म नहीं होती है। आज हम देखेंगे कि वाइमर रिपब्लिक को किस तरह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो अपने अपने बुक में 1.2 पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस निकाल लें। Political radicalism is a process or say action taken by a group of people who want a complete change in the political system. मतलब यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव की बात होने वाली है। मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम का विरोध होगा। रशिया में 1917 में अक्टूबर रिवॉल्यूशन हो चुका था। लेनिन के लीडरशिप में वहाँ कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हो चुकी थी। स्पार्टासिस्ट लीग वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में एक मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था। इनका मकसद बर्लिन में यूएसएसआर की तर्ज पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाना था। तो जिस समय वाइमर रिपब्लिक की स्थापना हुई उसी समय ये लीग वाले भी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की तरह ही एक रिवोल्ट यानी विद्रोह प्लान कर रहे थे। बर्लिन का माहौल गर्म था। सोवियत स्टाइल गवर्नेंस के पक्ष में नारे गूंज रहे थे। इसीलिए जो सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक ग्रुप थे, इन लोगों ने वाइमर में इकट्ठा होकर रिपब्लिक बनाने का फैसला किया और फिर फ्री कोर नामक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस घटना के बाद दिसंबर 1918 में स्पार्टासिस्ट पार्टी ने औपचारिक रूप से अपना नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी रखा और इसके बाद कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ऐसे दुश्मन हो गए कि हिटलर के खिलाफ भी एक ना हो सके। अब इसके बाद वाइमर रिपब्लिक को दूसरी समस्या ने घेर लिया। जर्मनी आर्थिक संकट में फंस गया। इससे भी पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन को बल मिला। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ज़्यादातर देशों ने कर्ज लेकर युद्ध लड़ा था। जर्मनी ने भी लिया था, फिर उसे हर्जाना भी भरना था। जर्मनी हैड टू पे वॉर रिपरेशंस इन गोल्ड। इस दोहरी मार के चलते उसके गोल्ड रिजर्व्स खत्म होने को आ गए। अब न वो कर्ज चुकाने की स्थिति में था न हर्जाने भरने की स्थिति में। तो फाइनली जर्मनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो फ्रांस ने क्या किया कि जर्मनी के रूर क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। रूर में कोयले का विशाल भंडार है और जर्मनी का लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया भी। तो जर्मनी ने वहाँ के जर्मन वर्कर्स के माध्यम से पैसिव रेसिस्टेंस की पॉलिसी अपनाई। वर्कर्स से कुछ भी करने को मना कर दिया और वहाँ स्ट्राइक करवा दिया, जिससे फ्रांस को कोई लाभ न मिल सके। साथ ही जर्मनी ने तय किया कि वो करेंसी नोट्स छापकर रिपरेशंस पे करेगा। अब जर्मनी ने अंधाधुंध करेंसी नोट्स छापना शुरू कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि जर्मनी की करेंसी मार्क का वैल्यू गिरने लगा। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरने लगी वैसे वैसे चीज़ों के दाम आसमान छूने लगे। अर्थात जर्मनी हाइपर इन्फ्लेशन की चपेट में आ गया। जब चीज़ों की कीमत आसमान छूने लगती है तो उस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। जर्मनी पूरी दुनिया में दया का पात्र बन गया। अमेरिका को भी दया आ गई। उसने जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए इंटरवीन किया। इसके लिए उसने डॉव्स प्लान बनाया, जिसके तहत टर्म्स ऑफ रिपरेशंस को दोबारा तय किया गया। उसे आसान बनाया गया ताकि वो कर्ज और हर्जाना दोनों चुका सके।
1924 से 1928 तक जर्मनी में थोड़ी स्थिरता रही, लेकिन फिर वो डिप्रेशन के चपेट में आ गया। सो लेट अस सी 1.3 द इयर्स ऑफ डिप्रेशन। जर्मन इन्वेस्टमेंट और उसके इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में जो थोड़ा बहुत सुधार दिखाई दे रहा था, वह अमेरिका के द्वारा दिए गए शॉर्ट टर्म लोन्स के कारण हो रहा था। पर 1929 में अमेरिका का शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। लोगों ने अपने पैसे निकालने के लिए धड़ाधड़ शेयर बेचने शुरू कर दिए। यहीं से इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत होती है। ऐसी हालत में जर्मनी को मिलने वाली मदद बंद हो गई और इसका सीधा प्रभाव उसके इकोनॉमी पर पड़ा। By 1932, the industrial production reduced to 40% of the 1929 level. वर्कर्स को वेज मिलना मुश्किल होता जा रहा था। बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। अनएम्प्लॉयड की संख्या 60 लाख पहुंच गई थी। काम नहीं मिलने की वजह से यूथ क्रिमिनल एक्टिविटीज की ओर रुख करने लगे थे। लोग हताश होने लगे थे। इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने लोगों में बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। मिडिल क्लास, सैलरीड एम्प्लॉयज और पेंशनर की बचत खत्म होते जा रही थी। छोटे मोटे व्यापारी का काम ठप पड़ गया। इनके मन में भी प्रोलिटेरियनाइजेशन का भय सताने लगा। व्हाट इज प्रोलिटेरियनाइजेशन? प्रोलिटेरियनाइजेशन मीन्स टू बिकम इम्पोवरिश्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास। मतलब गरीब होते होते मजदूरों की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। बड़े बिजनेस भी क्राइसिस में जाने लगे थे। किसानों का एक बड़ा वर्ग भी एग्रीकल्चरल प्राइसेस के गिरने से परेशान था। पॉलिटिकली वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसी कमियां थीं जिनके वजह से जर्मनी कभी भी अस्थिरता और डिक्टेटरशिप का शिकार बन सकता था। इनमें एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था, जिसके कारण किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलना मुश्किल हो रहा था और हर बार कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी। दूसरी समस्या आर्टिकल 48 थी। यह प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने का पावर देती थी, सिविल राइट सस्पेंड करने का तथा ऑर्डिनेंस या डिक्री के जरिए शासन चलाने का अधिकार भी देती थी। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर रिपब्लिक ने 20 डिफरेंट कैबिनेट्स देखे, जो ऑन द एवरेज 239 डेज से ज़्यादा नहीं चली। इस दौरान आर्टिकल 48 का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जर्मनी की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या पॉलिटिकल, क्या इकोनॉमिक, इन सारे परेशानियों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया था। और ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वाइमर रिपब्लिक, वह लोगों को किसी भी संकट का समाधान देने में असफल रही और लोगों का डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम से विश्वास उठ गया। तो इन बातों को समझने से आपको उस परिस्थिति को समझने में आसानी होती है जिसने हिटलर के आने का मार्ग प्रशस्त किया। आशा करता हूं कि आपने आसान शब्दों में यह समझ लिया होगा कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, हाइपर इन्फ्लेशन और ग्रेट डिप्रेशन से वाइमर रिपब्लिक कैसे जूझा। साथ ही वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कमियां थी जो पॉलिटिकल क्राइसिस का कारण बनी। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वाइमर रिपब्लिक। साथ ही दूसरे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं, जैसे व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन जर्मनी, व्हाट इज मेंट बाय प्रोलिटेरियनाइजेशन, व्हाट वेयर द इनहेरेंट डिफेक्ट्स ऑफ वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। आप इनको तैयार कर सकते हैं। दिस एंड्स आवर यूनिट 1 बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। In the next class, we will read Unit 2, Hitler's Rise to Power. Till then, keep reading. Have a nice time. Thank you.